संख्याएं, वास्तविक संख्याएं टॉपिक की जो 13 प्रश्न है उसकी सीट आप एक तरफ डाउनलोड करके रखें या प्रयास करें कि 13 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मैं 1 बाय 1 इन 13 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अभी करवा रहा हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारी सीट का ये है कि दो संख्याओं का योग 40 है। हमें दो संख्याएं दे रखी है, उनका जो योग है वो 40 है और इनका जो गुणा है वो 375 है। हमसे पूछा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। हमसे पूछा गया है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। जब हमें संख्याओं का योग दिया जाए, हमें संख्याओं का गुणा दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रमों के योग का फॉर्मूला रहेगा संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। व्युत्क्रमों के योग का सूत्र रहेगा संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का योग हमें दे रखा है 40, संख्याओं का गुणनफल में दे रखा है 375। इसको आप सोल्व करोगे आपको उत्तर मिल जाएगा 8/75। जब भी ऐसे सवाल है जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में पूछा गया था कि दो संख्याओं का योग 12 है और उनका गुणा 35 है, दो संख्याओं का योग 12 है, इनका गुणा 35 है, तो आप इनके व्युत्क्रमों का जो योग है आप बताएंगे कि इनका व्युत्क्रमों का योग है वो कितना निकलेगा। सीट का दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से वास्तविक संख्या है। हमें पूछा गया है सीट के दूसरे क्वेश्चन में कि निम्न में से वास्तविक संख्या है। विकल्प दे रखे हैं अंडर रूट के अंदर -2, 2 प्लस अंडर रूट -3, तीसरा ऑप्शन है 2 अंडर रूट -3 और चौथा ऑप्शन है अंडर रूट -2 अंडर रूट -3। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अंडर रूट के निशान के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आती है, जब भी करनी चिन्ह के वर्गमूल के निशान के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आती है तो वो संख्या हमेशा काल्पनिक संख्या होगी। या यूँ समझिए जिन संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक होता है वो संख्याएं हमेशा काल्पनिक संख्या होती है। इस ऑप्शन में अंडर रूट के अंदर -2 है तो ये भी हमारी काल्पनिक संख्या, इसमें भी अंडर रूट -3 है, ये भी हमारी काल्पनिक संख्या। अंडर रूट का -3 आ गया, ये भी होगी हमारी काल्पनिक संख्या। लेकिन जब इनको गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 -3 का गुणा हो जाएगा +6, ये हो जाएगी हमारी वास्तविक संख्या। ये प्रश्न संस्कृत एचएम में प्रवेशिका एचएम 2021 में पूछा गया है। इस बार की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। जब भी आप स्कूल लेक्चरर परीक्षा के लिए गणित अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोशिश ये करना कि जब मैथ्स के और सांख्यिकी के 8 क्वेश्चन हैं उनके लिए कम से कम आधे घंटे का समय आप बचा के रखें। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 है 25 की घात 12 गुणा 10 की घात 7 गुणा 14 की घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। ये प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। ये प्रश्न 2013 से लगाकर 2020 तक की हर व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अति महत्वपूर्ण टाइप का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, दो तरह की बातें होंगी, या तो ये संख्या अभाज्य होती है या ये संख्या अभाज्य नहीं होती है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 9। देखिए ये वाली संख्या पहले से अभाज्य है। जब हमें इनके अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी हो तो सीधे हमें घातों का जोड़ करना है, अगर ये संख्या आपको अभाज्य संख्याएं नहीं मिलती है तो इनके अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम इन्हें अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे। जैसे 25 के अभाज्य गुणनखंड हुए 5 गुणा 5 की घात 12, 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात 7, 14 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 7 की घात 7। तो यहाँ से 5 के भी 12 गुणनखंड निकले, इस 5 के भी 12, टोटल गुणनखंड हो गए 24। यहाँ से इस 2 के 7, इस 5 के भी 7, कुल गुणनखंड 14। यहाँ से 2 के 7 और 7 के भी 7, कुल गुणनखंड होंगे 13। कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई 24 + 14 + 14 यानी कि 28 और 24 52 गुणनखंड। सवाल नंबर 4 है किसी संख्या में 361 का भाग देने पर
119 शेष बचता है। तो 19 का भाग देने पर क्या शेष बचेगी। इस प्रकार के सवाल करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला काम में लेना। आपको जो पुराना शेषफल है उसमें नए भाजक का भाग देना है और जो शेषफल मिलेगा वो आपका उत्तर होगा। पुराना शेषफल क्या था? पुराना शेषफल था 119। 119 में आप 19 का भाग दोगे, 19 छिक्का 114, शेषफल बच जाएगा 5। ये आपका उत्तर है। इस तरह के किसी भी सवाल के अंदर आपको यही काम करना है कि पुराने शेषफल में नए वाले भाजक का भाग दीजिए, जो भागफल मिलेगा वो आपका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। जितना भी समय आपके पास बचा है आप इन 52 क्वेश्चंस का अधिकतम अभ्यास कीजिए। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि 1/2 व 3/5 के बीच की परिमेय संख्या है। 1/2 व 3/5 के मध्य परिमेय संख्या है। ऑप्शन है हमारे पास 2/5, 4/7, 2/3 और 1/3। देखिए इनको करने का मेरा मेथड बिल्कुल ट्रेडिशनल और सबसे इजी मेथड है। आप इन संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखिए। जैसे 1/2 का दशमलव रूप हो गया 0.50, 3/5 का दशमलव रूप हो गया 0.60, 2/5 का दशमलव रूप हो गया 0.40, 4/7 का दशमलव रूप होगा 0.57, 2/3 का दशमलव रूप होगा 0.66, 1/3 का दशमलव रूप होगा 0.33। आपको करना क्या है? आपको करना है कि हर अंश के अंदर आप हर का भाग दे दीजिए। आपको करना क्या है? हर के अंदर आप अंश में आप हर का भाग दे दीजिए। तो जैसे आप देख पाओगे कि 50 और 60 के बीच की जो परिमेय संख्या है वो 4/7 है। तो ऐसी संख्या जो इन दोनों के बीच में होगी 4/7 होगी। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 0.3939 का P/Q रूप क्या होगा। इसके साथ हम एडिशनल पढ़ते हैं 0.3999 का P/Q रूप क्या होगा। देखिए आपको करना क्या है, दो प्रकार की संख्याएं हैं, आप इनके ऊपर बार लगा के लिखिए। 0.39 बार और 0.39 बार, दोनों में इतना फर्क है। जब दशमलव के बाद सारे संख्याओं के ऊपर बार होती है हम उस बार को हटाएंगे और जितने अंक के ऊपर बार है बट्टा में उतने 9 लगा देंगे। तो 0.39 बार को जब लिखेंगे तो 39/99, 3 से काटेंगे 13 बार, 3 से काटेंगे 33 बार। तो 0.3999 का परिमेय रूप होगा 13/33। इसी तरह जब दशमलव कुछ पूरी संख्या पर ना होकर कुछ ही अंकों पर होता है, हमें करना क्या है, हम पूरी संख्या में से वो संख्या घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। पूरी संख्या 39 में से 3 पर बार नहीं है, 3 को घटा दिया। एक संख्या में बार था, बट्टा में 1 9 लगाएंगे, एक पर बार नहीं है, बट्टा में 1 0 लगाएंगे। तो ये आ जाएगा साहब 36/90 और आप इसका सरलतम रूप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज हमारा प्रयास है कि थोड़े से समय में हम आपको संख्या यूनिट के 13 क्वेश्चन सोल्व करवा पाए और आप अपने अभ्यास पे पकड़ इनसे बना पाए। 7 नंबर सवाल था 11 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस 13 की स्क्वायर एंड सो ऑन टू 21 की स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए दो बातें, या तो आपको फॉर्मूला याद हो कि 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर और चलते 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 n की स्क्वायर का योग होता है n इंटू n प्लस 1, 2n+1/6। नंबर 1 हमें फॉर्मूला याद हो। दूसरी बात, हमें फॉर्मूला याद ना भी हो, आप याद रखिए कि 1 से 20 तक के वर्गों का योग जो होता है वो होता है 2870। 1 से 10 तक के वर्गों का योग होता है 385। आप सिर्फ इन बातों को याद रखिए, आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। हमें निकालना था 11 से लगाकर 21 तक के वर्गों का योग, तो हमने 1 से 20 तक का निकाला 2870, 21 का वर्ग जोड़ा 441, दोनों को जोड़ा 3311, 1 से 10 का घटा दिया, कितना आ जाएगा 2926। हमने क्या किया, 1 से 20 तक का वर्ग देख लिया, फिर 21 का वर्ग जोड़ दिया, फिर ये आ गया 1 से 21 तक का और इसमें हमने 1 से 10 तक के
घटा दिए, हमारे पास बचेगा क्या, 11 से 21 तक के वर्गों का योग। इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार का मान क्या होगा। देखिए हमें पहला काम क्या करना है, हम इन सबको P बट्टा Q के फॉर्म में लिखेंगे। ये बन जाएगा 2/9, ये बन जाएगा 3/9 और ये बन जाएगा 32/99। कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हम सभी का हर समान करते हैं। ये बन जाएगा 22/99 11 से गुणा करने पर, ये बन जाएगा 33/99 और ये बन जाएगा 32/99। जब इनको जोड़ोगे सारा आ जाएगा 87/99 यानी 0.87 के ऊपर बार। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 0.87 बार। पिछली बार की तुलना में इस बार दशमलव प्रसार के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है शांत दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्या का, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्या का। अशांत अनावर्ती जो 2012 स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया था, अशांत अनावर्ती प्रसार होता है अपरिमेय संख्या का। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 इस बार के संस्कृत प्रवेश का HM, संस्कृत HM 2021 की परीक्षा में पूछा गया सवाल। हमारे पहले के वीडियो में जो हमारे जनरल नॉलेज मैथ्स पर उपलब्ध है उसमें आप इनको करने का तरीका देख सकते हो। लिंक हम बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर कर देंगे। प्रश्न था 1/5, 1/45, 1/117, 1/221 प्लस 1/357 का मान क्या होगा। देखिए इन सवालों को करने का तरीका, हम इनको समान अंतर वाली संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं। हम इन्हें समान अंतर वाली संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे वाली जो संख्याएं बट्टा में लिखी जा रही है उन सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 का है। इनको करने के लिए ट्रिक जो काम में लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है वो होगा 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। इनको याद रखने के लिए आप ट्रिक काम में लोगे 1 डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। डिफरेंस होगा इन दोनों का, डिफरेंस होगा इन दोनों का, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये संख्या हो जाएगी लास्ट। तो 1 डिफरेंस यानी 1/4 फर्स्ट हो गया, 1 लास्ट हो गया 1/21। घटाओगे तो 1/4 और 20/21 16 करोगे, इसका उत्तर आ जाएगा 5/21। इस प्रकार के अन्य सवाल आप हमारी पुस्तक नागल्स मैथ्स में कर सकते हो। हमने प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सवाल दिए हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। हमने एक यूनिट में 13 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। यह स्कूल लेक्चरर 2020 का प्रश्न है। 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, इसके जैसा मैं एक दूसरा सवाल करवा रहा हूँ। यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। मैं आपको एक दूसरा सवाल करवाता हूँ कि 270 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। 270 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या या अभाज्य आप भाजकों की संख्या समझिए, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। देखिए सेम सवाल है, 27,720 के अभाज्य भाजकों की संख्या, 27,720 के अभाज्य भाजकों की संख्या, 270 के अभाज्य भाजकों की संख्या। आपको करना क्या है, बिल्कुल आसान सा काम, आप 270 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 का भाग दिया 135, 3 का भाग दिया 45, 3 का भाग दिया 15, 3 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। तो देख पा रहे हो इसके अभाज्य भाजक कौन कौन से होंगे, 2, 3 और 5। अभाज्य भाजक कौन कौन से होंगे, 2, 3 और 5। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। आपको करना क्या है, 27,720 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और अभाज्य गुणनखंड करते जाइए और जो भी आपको अभाज्य संख्याएं मिले, याद रखिएगा अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच में 25 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 1 अंक की अभाज्य संख्याएं 4 होती है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। आप इस सवाल को कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या ऐप के ऊपर आप इसका सॉल्यूशन हमसे
पूछ सकते हैं। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, जो पिछली बार स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और पिछली बार भी हमने अपनी क्लासरूम सॉल्यूशन में इस सवाल को हल करवाया भी था। प्रश्न संख्या 11 है कि 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81, 81 की घात x माइनस वाई बराबर 3। देखिए घात का नियम, घातांक का नियम क्या कहता है? घातांक का नियम कहता है कि यदि a की घात m बराबर a की घात n है तो m बराबर n होगा। घातांक का नियम कहता है यदि a की घात m बराबर a की घात n है तो m बराबर n होगा। कहने का मतलब है यदि अगर आधार समान है तो दोनों तरफ घातें भी समान होंगी। अब दो बातें हैं, या तो हमारे पास घातें समान, आधार समान होंगे, या अपने को आधार समान करने पड़ेंगे। जैसे दिए गए सवाल में आधार समान नहीं है, हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा इन आधारों को समान करेंगे। ये बन गया 3 की घात x प्लस वाई, ये बन गया 3 की घात 4, ये बन गया 3 की घात 4 x माइनस वाई, ये बन गया 3 की घात 1। तो जब हम तुलना करते हैं, तुलना करेंगे तो x प्लस वाई का मान मिल गया 4 और x माइनस वाई का मान मिल गया 1/4। जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, y से y कट जाएगा, x और x हो गया 2x और ये आगे 17/4। x का मान आ जाएगा 2 जब वज्र गुणा करेगा 17/8। आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए क्या आपका उत्तर सही था। प्रश्न संख्या 12, 7 की घात 71 गुणा 6 की घात 63 गुणा 3 की घात 65 का इकाई अंक हमसे पूछा गया है। 3 की घात 65 का इकाई अंक हमसे पूछा गया है। इकाई अंक के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आपको करना क्या है, घात के अंतिम 2 अंक में, घात के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है। कभी आगे विस्तृत वीडियो में चर्चा करेंगे कि 4 का भाग ही क्यों देना है। घात के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है तो आपके पास या तो शेषफल 1 होगा, या शेषफल 2 होगा, या शेषफल 3 होगा, या शेषफल 0 होगा। यदि आपके पास शेषफल 1 बचता है तो आपको आधार के इकाई अंक की घात 1 करनी है। यदि आपके पास शेषफल 1 बचता है तो आपको आधार के इकाई अंक की घात 1 करनी है। 2 बचता है तो आधार के इकाई अंक की घात 2 करनी है। 3 बचता है तो आधार के इकाई अंक की घात 3 करनी है, और 0 बचता है तो आधार के इकाई अंक की घात 4 करनी है। दिए गए सवाल की ओर आते हैं। 71 में भाग देंगे, शेषफल बचेगा 3, शेषफल बचेगा, इसका मतलब हमें 7 की घात 3 करनी है। 63 में 4 का भाग दोगे, शेषफल 3 बचेगा। 65 में 4 का भाग दोगे, शेषफल 1 बचेगा। हल करते हैं, 7 की घात 3 का इकाई अंक 3, 343, 7 की घात 3 343, इकाई अंक 3, 6 की घात 3 216, इकाई अंक 6, 3 की घात 1, इकाई अंक 3 3। सोल्व करेंगे तो 6 3 18 3 54, इकाई का अंक आ गया 4, इकाई का अंक आ गया 4। चलिए दोस्तों, हम हमारी पहली यूनिट के जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके अंतिम सवाल 13वें की ओर चलते हैं। 13वें सवाल की ओर चलते हैं। आप इन 52 प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। हो सकता है परीक्षा में समय काफ़ी कम बचा है, हमें इतना टाइम भी नहीं मिल पाया। हमने अपनी तरफ से बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन शीट, बेहतरीन समरी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भी सुझाव जो लगे कि हमारी क्वालिटी इंप्रूव करने में आप हमें दे सकते हो तो उसे हमें व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल द्वारा, मैसेज द्वारा, जो भी आप माध्यम उपयुक्त समझो हमें उपलब्ध करवाएं। चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया है कि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात माइनस z है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। देखिए 2 की घात x प्लस 3 की घात y बराबर 6 की घात माइनस z है, हम इन सब के बराबर k मान लेते हैं। तो 2 की घात x भी k हो गया, 3 की घात y भी k हो गया, 6 की घात माइनस z भी k हो गया। यहाँ से 2 का मान कितना आ गया, k की 1/x, 3 का मान कितना आ गया, k की 1/y, 6 का मान कितना आ गया, k की माइनस 1/z, 6 का मान कितना आ गया, k की माइनस 1/z। हम जानते हैं कि 6 बराबर किसके होता है, 2 गुणा 3 के। 6 का मान k की माइनस 1/z, 2 का मान k की 1/x, 3 का मान k की 1/y। समान आधार के नियम से माइनस 1/z बराबर आ गया 1/x प्लस 1/y के। पक्षांतरण करेंगे,
1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर आ गया 0 के। इसी सवाल के ऊपर आधारित एक सवाल पिछली बार की व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया है, आप उसको हल कीजिए। अगर किसी तकनीकी दिक्कत सवाल में आपको सामने आती है तो आप हमें इस बारे में सूचित करें। तो दोस्तों, ये हमारे पाठ्यक्रम की गणित और सांख्यिकी के पाठ्यक्रम की पहली यूनिट थी वास्तविक संख्याएं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे दूसरी यूनिट बहुपदों के शून्यक और शेषफल पर में दो चर वाली रेखीय समीकरण के साथ। कोशिश कीजिएगा कि आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इन वीडियोस को शेयर कर पाएँ। धन्यवाद।